देखो अपन मापन में त्रुटियां जान चुके थे कि मापन में त्रुटियों के प्रकार क्या क्या थे, फिर अपन त्रुटियों का संयोजन जान चुके थे, उन पर आधारित आंकिक प्रश्न कर लिए थे। अब अपन चर्चा करेंगे इसमें सार्थक अंक की, यानी सिग्निफिकेंट फिगर की। सार्थक अंक यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर, शॉर्ट में इसे कहेंगे अपन SF। देखिए सार्थक अंक को अगर अपन परिभाषित करें तो बड़ी ही एक सिंपल सी डेफिनेशन बनती है कि सरल सी परिभाषा इसकी यह है कि एक भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले अंकों को, किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले अंकों को ही क्या कहते हैं, अपन सार्थक अंक कहते हैं। तो सार्थक अंक है क्या, पहले अपन परिभाषा लिख दें कि एक भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले, एक भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले एक भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। देखो सिंपल सी परिभाषा, एक भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले अंकों को क्या कहते हैं, अपन सार्थक अंक कहते हैं। अथवा एक दूसरी डेफिनेशन और अपन दे सकते हैं, वो ये कह सकते हैं कि किसी निश्चित भौतिक राशि के मापन की व्याख्या करने के लिए, अथवा ये भी आप इसमें लिख सकते हो बात एक ही, किसी भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि के, यूं कह सकते हैं अपन, किसी निश्चित भौतिक राशि के किसी निश्चित भौतिक राशि के तो देखो पहली परिभाषा तो अपनी लिख दी, एक भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले अंकों को क्या कहते हैं, अपन सार्थक अंक कहते हैं। दूसरी परिभाषा में बता रहा हूं, किसी निश्चित भौतिक राशि के मापन की व्याख्या करने के लिए, किसी भौतिक राशि के मापन की व्याख्या करने के लिए, किसी भौतिक राशि के मापन की व्याख्या करने के लिए आवश्यक अंकों की संख्या को, के लिए आवश्यक अंकों की संख्या को, आवश्यक अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। या तो ये डेफिनेशन लिख लो अथवा ये लिख लो, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है यहाँ पर। अब देखिएगा इसी में अगर आगे अपन बात करें तो ये तो अपन ने परिभाषा दे दी, अब जरा अपन इसे एक्सप्लेन करके देखें कि किस तरह से। देखो पहले जैसे मान लिया कि वाकई में सार्थक अंक है क्या, थोड़ा सा अपन इसे एक्सप्लेन कर लें। जैसे अगर मैंने मान लिखा है 125 सेंटीमीटर, मैंने ऐसे लिखा हुआ है, मैंने इसे ऐसे भी लिख सकता हूं 125.0 सेंटीमीटर, 125.00 सेंटीमीटर। तो आप गौर कीजिएगा इसमें जो एरर की संभावना है, जैसे मान लिया कि मैंने कोई मेजर किया, मैंने किसी लंबाई को मापा है, अगर उस लंबाई को मापने पर मैंने 125 सेंटीमीटर अगर उसे मापा तो उसमें
एरर होने की जो संभावना है, यानी कि जो त्रुटि की जो संभावना होगी वो कितनी है। इसमें त्रुटि हो सकती है 125 के बाद एक संख्या और आ जाए भाई, तो यानी कि इसके अंदर एरर की संभावना है ±1 की, पॉइंट के बाद एक और आ सकता है। और इसमें अगर मैं बात करूं तो भैया क्या होगा, 0.1 की संभावना है ±0.1, यो मैं कह सकता हूं। और इसमें अगर एरर की मैं पॉसिबिलिटी देखूं तो ये होगी 0.2 आ रही है, 00, सॉरी 0.1, इसके अंदर 0.01, ये इसके अंदर अपने पास क्या होगी, त्रुटि की संभावना होगी। यानी कहने का मतलब, अब जरा अपन इसमें सार्थक अंकों की बात करें तो देखो सिग्निफिकेंट फिगर की, एसएफ की जितनी जो संख्या होती है वही उसके सार्थक अंक होते हैं, ये मैं बता दूं आपको। फिर अपन इसके नियम जानेंगे, सार्थक अंक कैसे अपन ज्ञात करते हैं कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कैसे अपन फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, जो जितने भी अशून्य अंक होते हैं, यानी नॉन जीरो जो डिजिट होती है या नॉन जीरो जो फिगर्स होते हैं, वो सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर में आते हैं। इसमें कितने हैं, 3 है। तो इसमें देखो सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। इसके अंदर कितने हो जाएंगे, 1 2 4 पॉइंट के बाद जीरो आते हैं, उनको भी सिग्निफिकेंट फिगर में अपन शामिल करते हैं। ये अपन इसी के अंदर पढ़ेंगे। तो देखिएगा, ये हो गए हैं इसमें 4 और इसमें हो गए हैं 5, यानी कि इस एग्जाम्पल से 2 पॉइंट क्लियर हो गए। एक तो ये कि अगर सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा है, सार्थक अंकों की संख्या अगर ज़्यादा है, तो उसमें एरर की पॉसिबिलिटी क्या है, कम है, यानी त्रुटि की संभावना उसके अंदर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर सार्थक अंक कम है तो उसमें त्रुटि की संभावना ज़्यादा है। जैसे इसके अंदर +-1, इसके अंदर +-0.1, देखो आप 0.1, यहाँ पर 0.01, यानी इसके अंदर संभावना कम होती चली गई। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो एरर होती है, सार्थक जितने अधिक होंगे मापन की शुद्धता उतनी ही ज़्यादा होगी। और ये निर्भर करता है मापे गए उपकरण के अल्पतमांक पर, यानी उसके लीस्ट काउंट पर। अल्पतमांक होता क्या है, किसी उपकरण द्वारा मापा गया जो छोटे से छोटा मान संभव है उस उपकरण के द्वारा, वही उसका क्या है, अल्पतमांक यानी लीस्ट काउंट है। जैसे इसको अपन ऐसे ज्ञात करते हैं, उसमें उसकी परास यानी उसकी रेंज बटे में उसके भागों की संख्या। जैसे स्केल है, मीटर स्केल अपने पास है, उसकी परास कितनी है। जैसे मेरे पास मान लिया कि 15 सेंटीमीटर की कोई स्केल है, तो उसकी जो परास है वो हो गई है 15 सेंटीमीटर। अब भागों की संख्या कितनी है, मुझे पता है 0 से 1 के बीच में 10 भाग होते हैं, तो 15 तक के कितने भाग हो जाएंगे, जो टोटल भाग होंगे उसका अपन उसमें भाग दे देंगे। तो टोटल भाग 0 से 1 के बीच में 10 छोटे छोटे से भाग हैं उसमें, जो कि mm के रूप में होते हैं। 10 तो 15 के लिए कितने हो गए भैया, ये 150 हो गए। तो 15 बटे 150 यानी कि 0.1 सेंटीमीटर एक खाने का मान हो गया। उसके एक खाने का मान जो अपने पास हो गया है उसको ही अपन क्या कहेंगे, उसका अल्पतमांक कहेंगे, यानी एक खाने का मान उसका अल्पतमांक हो गया। तो किसी उपकरण का अल्पतमांक जितना कम होता है उसके द्वारा मापा गया मान उतना ही क्या होता है, यथार्थ या शुद्ध होता है। तो देखिए, ये तो अपन ने देख लिया है कि एक एग्जांपल ले लिया सिंपल कि 125 सेंटीमीटर अगर किसी उपकरण से अपन नाप रहे हैं, क्या आगे पॉइंटों में मान संभव है। अगर 125 सेंटीमीटर नापा है तो उसमें त्रुटि +-1 संभव है, यानी थोड़ी ज़्यादा या फिर थोड़ी कम, तो 1 तक की संभावना है। लेकिन अगर 125.0 सेंटीमीटर मापा है किसी उपकरण से, तो उसमें एरर की जो पॉसिबिलिटी है +-0.1 होगी। और 125.00 सेंटीमीटर मापा है तो ये एरर की संभावना इतनी होगी। और यहाँ अपन देख रहे हैं कि सार्थक अंक जितने ज़्यादा हैं उसमें एरर होने की पॉसिबिलिटी उतनी ही क्या है, कम है। तो ये पॉइंट अपन और नोट कर लेते हैं। यहाँ तो अपन ने केवल सार्थक अंक की परिभाषा दी थी, अब कुछ विशेष बिंदु जो कि सार्थक अंक से जुड़े हुए हैं उनको भी अपन यहाँ ऐड कर लें। कि देखो, मैं लिख देता हूँ कि मापन में जितने अधिक सार्थक अंकों की संख्या होगी उतना ही अधिक मापन में शुद्धता और यथार्थता होगी। तो अपन ये कह सकते हैं, मापन में जितनी अधिक सार्थक अंक की संख्या होगी, जितनी अधिक
सार्थक अंक की संख्या होगी। मापन में जितनी अधिक सार्थक अंक की संख्या होगी उतना ही अधिक मापन उतना ही अधिक मापन उतना ही अधिक मापन उतना ही अधिक यूं कह सकते हैं मापन में उतना ही अधिक मापन में शुद्धता एवं यथार्थता होगी। शुद्धता एवं यथार्थता होगी। ये अपन कह सकते हैं कि मापन में उतनी ही अधिक क्या होगी, शुद्धता और यथार्थता होगी, और प्रतिशत त्रुटि उतनी ही क्या होगी, कम होगी। प्रतिशत त्रुटि उतनी ही कम होगी। ये आपको ध्यान रखना है कि मापन में जितने अधिक सार्थकों की संख्या होगी, यहां अपन ने इस एग्जाम्पल से इसको अपन ने समझ लिया है। अब देखिएगा, किसी भी उपकरण से अपन मापन करते हैं तो ये मापन की जो सीमा है, ये यूं कह सकते हैं सॉरी, शुद्धता की जो सीमा है, यानी एक्यूरेसी की जो लिमिट है, यानी लिमिट ऑफ जो एक्यूरेसी है, वो डिपेंड करती है उपकरण के अल्पतमांक के। अल्पतमांक यानी उपकरण द्वारा मापा जा सकने वाला सबसे छोटे से छोटा माप, उसका अल्पतमांक कहलाता है, जिसे ज्ञात करने के लिए अपन कैसा फॉर्मूला काम में लेते हैं, उसकी परास यानी रेंज बटे में भागों की संख्या यानी नंबर ऑफ डिवीजन, यानी कि उसकी रेंज और नंबर ऑफ डिवीजन जो है, इसका जो रेशियो है, यही कहलाता है उसका अल्पतमांक। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था आपको मीटर स्केल का, तो देखिए इस पॉइंट में अपन क्या लिखें, विभिन्न मापित प्रक्रिया में शुद्धता की सीमा, विभिन्न मापन प्रक्रिया में विभिन्न मापन प्रक्रिया में शुद्धता की सीमा, शुद्धता की सीमा, या यूं कह सकते हैं लिमिट ऑफ एक्यूरेसी, शुद्धता की सीमा। लिमिट ऑफ एक्यूरेसी प्रयुक्त उपकरण के अल्पतमांक के बराबर होती है। प्रयुक्त उपकरण के अल्पतमांक यानी कि लीस्ट काउंट, जिसे शॉर्ट में लिखते हैं अपन एलसी, के बराबर होती है। अब देखो, इसे अपन एक्सप्लेन करें कि जो सार्थक अंकों की जो संख्या है वो शुद्धता को व्यक्त करती है कि मापन की एक्यूरेसी कितनी है, और ये नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जितने ज़्यादा होंगे उसकी एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा होगी, और ये एक्यूरेसी डिपेंड करती है लीस्ट काउंट पर, उस उपकरण के अल्पतमांक पर। अब अपन अलग अलग उपकरणों का अल्पतमांक देखें कि किस उपकरण का अल्पतमांक कितना है, तो उससे अपन को ये पता चल जाएगा कि वो कितनी शुद्धता से माप सकता है। जैसे किसी दूरी को एक तो मैं मापता हूँ स्केल से, एक मैं उसका मेजर करता हूँ वर्नियर कैलिपर से, एक मैं मेजर करता हूँ स्क्रू गेज से, एक मैं उसे मेजर करता हूँ सूक्ष्मदर्शी से। तो इसमें से जिसका अल्पतमांक में सार्थक अंक ज़्यादा है, या यूँ कह सकते हैं जिसका अल्पतमांक जितना ज़्यादा कम है, वो उतनी अधिक एक्यूरेसी से क्या करेगा, मेजर करेगा। तो देखिए किस तरह से मेजर करेगा, तो उसके लिए पहले अपन उपकरण और उसका लीस्ट काउंट देख लें। और ये वैसे भी आपको याद रखना है, यहाँ उपकरण ले रहा हूँ और यहाँ मैं ले रहा हूँ उसका अल्पतमांक यानी कि एलसी, इसे ही कहा जाता है लघुत्तम माप। तो देखिए, जैसे उपकरण, सबसे सरल में उपकरण अपने ले रहा हूं मीटर छड़, जो कि 1 मीटर लंबाई की है। इसका अल्पतमांक अभी अभी मैंने बताया था 0.1 सेंटीमीटर होता है। कैसे ज्ञात करते हैं अल्पतमांक,
परास बटे भागों की संख्या, रेंज अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन। जैसे मीटर स्केल में मैं कोई छड़ ले रहा हूँ, मीटर स्केल ले रहा हूँ, 15 सेंटीमीटर लंबाई है उसकी, ये 15 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है, तो इसकी परास क्या हो गई 15 सेंटीमीटर। भागों की संख्या क्या है 0 से 1 के बीच में या 1 से 2 के बीच में 10 छोटे छोटे से खाने हैं, तो 15 तक कितने खाने हो जाएंगे 150, तो 15 बटे 150 बराबर 0.1 सेंटीमीटर, यानी एक खाने का मान 0.1 सेंटीमीटर हो गया। अर्थात इससे मिनिमम जो मान मापा जा सकता है वो है 0.1 सेंटीमीटर। अगर इससे छोटी वैल्यू हुई तो इसकी सहायता से शुद्धता से नहीं मापा जा सकता। मीटर छड़ के बाद अगले उपकरण की अगर मैं बात करूं तो वो है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स, इसका लीस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर्स का 0.01 सेंटीमीटर, यानी ये इससे भी अधिक शुद्धता से नापेगा मीटर स्केल से। फिर अपन बात करें इसके अंदर अगले एपरेटस की, वो है स्क्रू गेज। ये लंबाई मापने वाले उपकरण है भाई, और स्क्रू गेज का होता है 0.001 सेंटीमीटर। कितना बताया मैंने 0.001 सेंटीमीटर, यानी ये इससे भी अधिक एक्यूरेसी से मापेगा, क्योंकि इसमें सार्थकों की संख्या में क्या होती जा रही है वृद्धि। जैसे यहाँ आप गौर करेंगे कितने हैं 3, 2 और यहाँ कितना है 1। और अगर माइक्रोस्कोप की बात करें आप सूक्ष्मदर्शी की, तो देखो भाई माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी, इसका अल्पतमांक तो क्या है भाई और भी अच्छा है, यानी बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी से मापेगा 0.001 सेंटीमीटर। ये मैंने इन चारों पांचों उपकरणों के क्या लिख दिए हैं लीस्ट काउंट लिख दिए हैं। तो आप बता सकते हैं किस उपकरण की एक्यूरेसी अच्छी होगी शुद्धता, तो वो होगी सूक्ष्मदर्शी की। सबसे कम किसकी हुई इन सबको कंपेयर करें तो मीटर छड़ की। अब देखिएगा, अब इसको अपन एक एग्जाम्पल की सहायता से और समझते हैं। देखिएगा, ये अल्पतमांक पर निर्भर करता है, ये मैंने आपको लिखा दिया है, और अल्पतमांक के क्या होगी बराबर होगी। इसका मतलब कि यूं कह सकते हैं, अल्पतमांक अपने लिख दिए हैं, तो देखो अतः मीटर छड़ जो है जिसका कि अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर है, अतः मीटर छड़ द्वारा मापी गई लंबाई द्वारा मापी गई लंबाई 0.1 सेंटीमीटर तक शुद्ध होती है। यानी जितना अल्पतमांक है उतनी क्या होती है वो शुद्ध होती है। अतः मीटर छड़ द्वारा मापी गई लंबाई 0.1 सेंटीमीटर तक क्या होती है शुद्ध होती है। 0.1 सेंटीमीटर से कम की लंबाई को मीटर स्केल से शुद्ध नहीं मापा जा सकता, तो यह कहा जा सकता है कि 0.1 सेंटीमीटर से कम लंबाई 0.1 सेंटीमीटर से कम लंबाई हेतु मीटर छड़ का उपयोग नहीं कर सकते। कम लंबाई हेतु मीटर छड़ का उपयोग नहीं कर सकते। बिल्कुल क्लियर बात है। इसी तरह से बल्कि वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग करते हैं, नहीं कर सकते, बल्कि
किसका उपयोग करेंगे? वर्नियर कैलिपर्स का, बल्कि वर्नियर कैलिपर्स का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। और अगर वर्नियर कैलिपर से इसका मतलब कितना नाप सकते हैं, लेकिन वर्नियर कैलिपर्स की भी सीमा है 0.01 सेंटीमीटर तक इससे शुद्धता से माप सकते हैं। अगर इससे कम हुआ तो स्क्रू गेज का उपयोग करना पड़ेगा। तो यहां अपन ये चीजें लिख सकते हैं कंटिन्यूअसली, बल्कि वर्नियर कैलिपर्स का क्या करते हैं अपन? उपयोग करते हैं, छड़ का उपयोग नहीं कर सकते। वर्नियर कैलिपर्स भी 0.01 सेंटीमीटर तक शुद्धता से माप सकता है। वर्नियर कैलिपर्स भी 0.01 सेंटीमीटर तक शुद्धता से माप सकता है। वर्नियर कैलिपर्स भी 0.01 सेंटीमीटर तक क्या कर सकता है? शुद्धता से माप सकता है। अब इसमें ध्यान रखें, 0.01 सेंटीमीटर तक शुद्धता से माप सकता है। 0.01 सेंटीमीटर से कम लंबाई मापने हेतु स्क्रू गेज का उपयोग करेंगे। इसका मतलब माप सकता है 0.01 सेंटीमीटर से कम लंबाई के मापन हेतु तो स्क्रू गेज का उपयोग करते हैं। ये लो, ये चीज अपने पास क्लियर हो गई है। और अगर स्क्रू गेज से भी शुद्धता से कितना मापेंगे? 0.001 सेंटीमीटर तक। तो इससे भी अगर कम की लंबाई नापनी है तो किसका उपयोग करेंगे अपन? माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। अब देखिए, इसको एग्जाम्पल के रूप में अपन देखें। जैसे ये तो अपन ने जान लिया, जैसे किसी कोई पिन है, उस पिन का व्यास अपन एक तो वर्नियर कैलिपर से ज्ञात करें और एक अपन उसका व्यास ज्ञात करें स्क्रू गेज से। तो स्क्रू गेज से वर्नियर कैलिपर्स की तुलना में अधिक शुद्धता से आएगा, और मीटर स्केल से नापे तो उसमें अधिक अशुद्धि आएगी, यूं कह सकते हैं अधिक त्रुटि उसके अंदर आएगी। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह देता हूं, जैसे किसी पिन का व्यास, किसी पिन का व्यास जब वर्नियर कैलिपर से मापा जाता है, जैसे किसी पिन का व्यास जब वर्नियर कैलिपर्स से मापा जाता है, जैसे किसी पिन का व्यास जब वर्नियर कैलिपर से मापा जाता है तो वह 1.14, कोई भी एक संख्या ले लेता हूं, तो वह 1.14 सेंटीमीटर आता है। वर्नियर कैलिपर से किसी पिन का व्यास कितना आ रहा है? 1.14 सेंटीमीटर आता है। जब इसे स्क्रू गेज की सहायता से मापा जाता है, इसी व्यास को जब इसे स्क्रू गेज की सहायता से मापा जाता है, और जब अपन इसे स्क्रू गेज की सहायता से मापते हैं तो ऐसी स्थिति में इसका व्यास, जब इसे स्क्रू गेज की सहायता से मापा जाता है तो इसका व्यास 1.142 सेंटीमीटर, यानी एक डिजिट और एक्स्ट्रा इसके अंदर अपने पास क्या हो रही है? प्राप्त होती है। तो ये कह सकते हैं कि इससे मापा जाता है तो कितना आ रहा है? 1.142 सेंटीमीटर आता है। तो यहां ये चीज क्लियर हो गई कि अतः कहा जा सकता है कि स्क्रू गेज द्वारा प्राप्त मान
वर्नियर कैलिपर से प्राप्त मान की तुलना में क्या है, अधिक शुद्ध है। और आप देख रहे हैं इसके मान में सार्थक अंक भी क्या आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं। तो देखो, अतः कहा जा सकता है कि स्क्रू गेज द्वारा प्राप्त मान, स्क्रू गेज द्वारा प्राप्त मान वर्नियर पैमाने से प्राप्त मान की तुलना में अधिक यथार्थ है, प्राप्त मान की तुलना में अधिक यथार्थ है। ये लो, यहां अपने पास ये चीज क्लियर हो गई है कि अल्पतमांक होता क्या है और ये किस पर निर्भर करता है। तो अपन ने क्या देखा कि आंकिक संख्याओं को, या यूं कह सकते हैं किसी के मापन को शुद्ध रूप में दर्शाने के लिए जिन अंकों की अपन को आवश्यकता होती है, यानी किसी भौतिक राशि को यूं कह सकता हूं शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले अंकों को ही क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था कि इसमें त्रुटि +1 की संभव है, प्लस माइनस की, इसके अंदर ±0.1 की, इसमें 0.01 की, इसके अंदर त्रुटि सबसे कम है। सार्थक अंक जिसमें जितने अधिक होंगे उसमें त्रुटि की संभावना उतनी कम है, यानी उसकी शुद्धता उतनी ही ज़्यादा होगी। और ये निर्भर करती है उपकरण के अल्पतमांक यानी लीस्ट काउंट के ऊपर। लीस्ट काउंट के बराबर है। अगर किसी उपकरण का अल्पतमांक जितना कम है उसकी मापन की शुद्धता का मान भी उतना ही क्या है, ज़्यादा है। यानी कि आपने देखा कि मीटर छड़ का 0.01 सेंटीमीटर है, इसका 0.01 है, इसका 0.001 है और इसका 0.001 है, यानी इसकी शुद्धता इन सब में सबसे अधिक है और इसकी शुद्धता मापने क्या है, सबसे कम होगी। तो यहाँ ये अपन ने जान लिया कि सार्थक अंक है क्या। अब अपन जानेंगे सार्थक अंक को ज्ञात करने के नियम क्या है, यानी सार्थक अंक किसी भी आंकिक संख्या के अंदर किसी भी व्यंजक में कितने सार्थक अंक है उसकी काउंटिंग अपन कैसे करेंगे उसको अपन जानेंगे। एग्जाम्पल अपन साथ साथ ही लेते जाएंगे ताकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आपकी होती रहे। तो देखिए नेक्स्ट अपन जान रहे हैं किसी व्यंजन में सार्थक अंक ज्ञात करने हेतु नियम। किसी व्यंजन में यानी कोई भी जो कोई संख्या है में सार्थक अंक ज्ञात करने हेतु नियम। किसी व्यंजन में सार्थक अंक ज्ञात करने हेतु अपन क्या लेंगे, इसके अंदर नियम लेंगे। तो देखिए भाई, आप इसको थोड़ा सा समझें। अपने पास डिजिट जो होती है संख्याएं वो ये हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ ये जो संख्याएं हैं 1 से लेकर के 9 तक ये कहलाती है नॉन जीरो डिजिट, इन्हें कहा जाता है अशून्य अंक। तो ध्यान रहे जितने भी अशून्य अंक हैं ये सदैव सार्थक अंक के अंदर शामिल किए जाते हैं, यानी ये सदैव कैसे होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। फिर बात करते हैं अपन इस जीरो की। अब ये जीरो कहां कहां सार्थक अंक के रूप में होगा, तो ध्यान रहे पहली बात
सबसे पहली बात, अगर ये दो अशून्य अंकों के मध्य आता है तो इसका तो मैंने क्या कहा, जितने भी अशून्य अंक है सबके सब क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। सबसे पहला नियम तो ये है। दूसरा, दो अशून्य अंकों के मध्य जितने भी जीरो आएंगे वो भी क्या होंगे, सार्थक अंक में शामिल होंगे। जैसे कि 1002 आ जाए तो इसमें सार्थक अंक कितने काउंट किए जाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 सार्थक अंक इसके अंदर हो जाएंगे। तो ध्यान रहे, अशून्य अंकों के मध्य आने वाले जीरो भी क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। तो अपन देखो इन नियमों को कैसे लिखेंगे। सबसे पहला नियम तो यही बनेगा कि अशून्य जो अंक होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। फिर अपन बात करेंगे जीरो किस किस स्थिति में सार्थक अंक होगा। तो पहली स्थिति, अगर दो अशून्य अंकों के मध्य अगर जीरो आ रहा है तो वो क्या होगा, सार्थक अंक में शामिल होगा। फिर मैं कह सकता हूं अगर दशमलव राशि में के अशून्य अंक के बाद दाहिनी ओर के जो अंक हैं, ये चलो इनको अपन लिखते हैं एक एक नियम को। तो यहां आप पहले एक बार जान लें कि मैंने क्या बताया कि नॉन जीरो अशून्य अंक, फिर उसके बाद शून्य किस किस स्थिति के अंदर सार्थक अंक होगा और किस किस स्थिति में नहीं होगा, उसको अपन एक एक को अब एग्जाम्पल से अपन जानेंगे। देखो पहले अपन नियमों को लिख लें, क्या क्या नियम है। वैसे आपको नियम ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जब आप इसके क्वेश्चनों का अभ्यास करेंगे, अपनी पाठ्य पुस्तक के सोल्ड एग्जाम्पल देखेंगे, अनसोल्ड क्वेश्चनों को आप जब हल करेंगे सार्थक अंक पर आधारित, तो आपके ये एक तरह से इस तरह से ये नियम डाइजेस्ट हो जाएंगे कि आपको नियम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे क्वेश्चन ही उसके क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो देखिएगा क्या नियम है। नंबर 1, पहला नियम यह है कि सभी अशून्य अंक, सभी अशून्य यानी कि नॉन जीरो, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। सभी अशून्य अंक सदैव किस में लिए जाएंगे, सार्थक अंक में काउंट किए जाएंगे। जैसे मैं कोई डिजिट लिख रहा हूं 1423, कुछ भी लिख दो आप, तो 1423 एक डिजिट और मैं लिख देता हूं 155.67। अब देखिए इसके अंदर सार्थक अंक काउंट करें अपन, तो देखो सभी नॉन जीरो हैं, तो कितने हैं भाई नॉन जीरो, इसके अंदर 4 है, तो सार्थकों की संख्या इसके अंदर कितनी हो जाएगी, 4। इसके अंदर देखो सिग्निफिकेंट फिगर की 1 2 3 4 5, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए हैं, 5 हो गए। तो ये तो पहला जो नियम बना वो तो बना नॉन जीरो के लिए, यानी कि जो अशून्य अंक है उनके लिए मैंने लिख दिया कि ये सारे के सारे कैसे होंगे, सार्थक अंक के अंदर क्या होंगे, शामिल किए जाएंगे। अब बात करते हैं अपन जीरो की। तो देखो कि जीरो किस किस स्थिति में होगा। तो देखो इसके अंदर नंबर दूसरा जो नियम मैं लिख रहा हूं, दो अशून्य अंकों के मध्य, दो अशून्य अंकों के मध्य दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाले शून्य, आने वाले शून्य SF होंगे, यानी कि सार्थक अंक होंगे। कैसे, जैसे 1006 है, बताइए इसमें सार्थक अंक कितने होंगे। ये जो जीरो हैं दोनों 6 और 1 के बीच में आ रहे हैं जो कि नॉन जीरो हैं, तो ये भी क्या होंगे, सार्थक अंक के रूप में काउंट होंगे। तो इसमें सार्थकों की संख्या कितनी हो गई है, 4 हो गई है। इसी तरह से अगर मैं 1.060 अगर इस तरह से लिखता हूं, सॉरी 1.0608, अब आप इसके अंदर बताइए कितने सार्थक अंक होंगे। तो आप काउंट कीजिए, दो नॉन जीरो के बीच में एक जीरो ये आ रहा है, दो नॉन जीरो के बीच में एक जीरो ये आ रहा है, तो सार्थक अंक कितने काउंट किए जाएंगे बताओ इसके अंदर। ये भी जीरो काउंट, ये भी जीरो किसमें, सार्थक में काउंट हो गया, और ये जीरो भी सार्थक में काउंट हो गया, तो कितने हो गए, ये 5 हो गए। तो ये देखो इसमें भी सार्थक कितने आ गए हैं, 5। फिर देखिएगा तीसरा नियम। तीसरा नियम मैं कहता हूं दशमलव राशि के अशून्य अंक के पश्चात,
दशमलव राशि के शून्य अंक के पश्चात, दशमलव राशि के शून्य अंक के पश्चात, दशमलव राशि के शून्य अंक के पश्चात दाहिनी ओर आने वाले सभी शून्य के पश्चात दाहिनी ओर आने वाले सभी शून्य, सभी शून्य SF होंगे, यानी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। कैसे? जैसे 0 पॉइंट में कोई भी डिजिट लिख दूं 0.0800, तो देखिए इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी। क्या कहा मैंने? दशमलव राशि के, दशमलव राशि के शून्य अंक के, ये शून्य अंक ये रहा, शून्य अंक के पश्चात दाहिनी ओर आने वाले ये जितने भी शून्य होंगे ये सब सार्थक अंक में काउंट होंगे। तो देखो ये तो है ये, तो 1, 2 और 3, तो इसमें सार्थकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ध्यान रखना क्वेश्चन साथ साथ ही सोल्व हो रहे हैं आपके, ध्यान रहेगा। इससे पहले वाले ये इंक्लूडिंग नहीं है, ये भी नियम के रूप में लिख देंगे। नंबर 4, चौथा नियम कि अंतिम शून्य राशि के, क्या कह रहा हूं मैं? अंतिम शून्य राशि के दाईं ओर आने वाले सभी शून्य, अंतिम शून्य राशि के, अंतिम शून्य राशि के दाईं ओर आने वाले, के दाईं ओर आने वाले, अंतिम शून्य राशि के दाईं ओर आने वाले सभी शून्य, आने वाले सभी शून्य, जबकि इनको मापन द्वारा प्राप्त किया गया हो, ये भी शर्त है इसकी, जबकि इनको मापन द्वारा प्राप्त किया गया हो। कैसे कहलाएंगे? सार्थक अंक कहलाएंगे। अंतिम शून्य राशि के दाईं ओर आने वाले सभी शून्य, जबकि इनको मापन द्वारा प्राप्त किया गया हो, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ये लो ये, तो यहां अपन ने सार्थक अंकों की जो है संख्या अपन ने ज्ञात कर ली है। अंतिम शून्य राशि के दाईं ओर आने वाले सभी शून्य, जबकि इनको मापन द्वारा प्राप्त किया गया हो, क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। एग्जाम्पल अपन देखें, जैसे कि मेरे पास ये ले लेता हूं मैं एग्जाम्पल 30, 40 है, तो आप गौर कीजिए 30, 40 में इसे लिख रहा हूं मीटर। तो नियम क्या है? अंतिम शून्य राशि के, ये अंतिम शून्य राशि है, के दाईं ओर आने वाले, राइट हैंड साइड पे आने वाले सभी शून्य, जबकि इनको कैसा प्राप्त किया गया हो? मापन द्वारा प्राप्त किया गया हो, तो ये भी सार्थक अंक में क्या होते हैं? शामिल। तो बताइए इसमें सार्थक अंक कितने हो गए? यानी ये जो 0 है ये भी सार्थक अंक में शामिल हो गए। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो इसमें हो गए वो हो गए 4। अब एक बात और देखें, अगर मैं यहां अगर पॉइंट लगा रहा हूं, अगर मैं इसे 3.040 लिख रहा हूं और इसे किलोमीटर के रूप में लिख रहा हूं, क्योंकि किलोमीटर में चेंज कर सकता हूं, 1000 का भाग देके ये मीटर में है, तो भी इसमें सार्थकों की संख्या कितनी आ रही है? 4 ही होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मैं किसी राशि का मात्रक बदल दूं, तो एक नया नियम और अपने पास आ गया कि अगर मैं किसी राशि का अगर मात्रक बदल देता हूं तो सार्थकों की संख्या में फर्क नहीं आता है। अब मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूं, देखो कैसे। मैं अगर इसे सेंटीमीटर के रूप में लिखना चाहूं तो किस तरह से लिख सकता हूं? 3.040 है इंटू 10⁵, देखो भाई क्या लिख दिया जाएगा? सेंटीमीटर में। तो भी इसमें सार्थक कितने होंगे वो देखो,
भाई कैसे लिखा मैंने, 1 किलोमीटर का मतलब है 10 की घात 3 मीटर, और 1 मीटर में 10 की घात 2 सेंटीमीटर, 10 की घात 5 हो गया। तो इसमें भी सार्थक अंक 4 है, 1 2 3 और 4। कहने का तात्पर्य ये है कि घातों को भी सार्थक अंकों में शामिल नहीं किया जाता। तो इससे अपने पास जो एक महत्वपूर्ण रिजल्ट जो बन गया इस एग्जाम्पल से, वो रिजल्ट मेरे पास ये आ गया है। वो ये कहता है कि मापी गई राशि का मात्रक बदल देने के बाद भी सार्थक अंक नहीं बदलते हैं। दूसरा, 10 की जो घातें हैं इनको भी सार्थक अंकों में शामिल नहीं किया जाता है। तो यह अपने पास ये एक विशेष पॉइंट के रूप में अपन लिख सकते हैं कि मापन की गई राशि का मापन की गई राशि का मात्रक बदल देने के बाद भी का मात्रक बदल देने के बाद भी मापन की गई राशि का मात्रक बदल देने के बाद भी सिग्निफिकेंट फिगर का मान नहीं बदलेगा। SF का मान नहीं बदलेगा, ये अपन कह सकते हैं। और एक नियम और अपने पास आ जाता है, वो नियम ये आ जाता है कि 10 की घातों को सार्थक अंक में शामिल नहीं किया जाएगा। तो देखिए भैया, ये जो 4 नियम मैंने पास लिखे हैं ये दर्शाते हैं सार्थक अंक होंगे, या यूँ कह सकते हैं कि भाई देखो मैंने क्या कहा, सबसे पहले तो जो नॉन जीरो हैं वो सारे के सारे क्या है, सार्थक अंक हैं। पहली बात तो मैंने ये कह दी। फिर उसके बाद मैं देख रहा था कि जीरो किस किस स्थिति में सार्थक अंक के रूप में काउंट होगा, तो वहाँ ये 3 पॉइंट आ गए कि 2 अशून्य अंकों के मध्य आने वाले शून्य सदैव क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। दूसरा, दशमलव राशि के अशून्य अंक के पश्चात, दशमलव राशि के अशून्य अंक के पश्चात दाहिनी ओर आने वाले सभी शून्य भी क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। चौथा, अंतिम अशून्य राशि के दाईं ओर आने वाले सभी शून्य जबकि इनको मापन द्वारा प्राप्त किया गया हो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, सार्थक अंक होंगे। जैसे 3040, तो ये जीरो भी किस में काउंट हो रहा है, सार्थक अंक में। तो यहाँ पर जीरो को 3 नियम मैंने ऐसे बता दिए जहाँ जीरो भी सार्थक अंक के रूप में क्या होगा, काउंट होगा। अब अपन 2 नियम ऐसे पढ़ेंगे जिसमें कि जीरो सार्थक अंक के रूप में सम्मिलित नहीं होगा। तो वो कौन से हैं वो देखो, अपन ने 4 नियम तो जान लिए हैं, 5वां और 6ठा और जानते हैं। तो अपन ने कितने नियम जान लिए हैं भाई, 4 नियम जान लिए हैं। उन चारों नियमों से सार्थक अंक होंगे ये अपन ने ज्ञात किया है। पहले नियम के अंदर अपन ने देख लिया था कि नॉन जीरो जितने भी है सभी सार्थक अंक में क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। फिर उसके बाद जीरो किस किस स्थिति में सार्थक में काउंट होगा वो अपन ने दूसरे, तीसरे और चौथे नियम में देख लिया है। अब 5वां और जो 6ठा नियम है इसमें यह बताया जाएगा कि जीरो कब कब सार्थक अंक नहीं होगा। तो देखिएगा, नंबर 5वां जो नियम मैं जान रहा हूं वो है दशमलव रहित राशियों में, दशमलव रहित राशियों में, दशमलव रहित राशियों की अगर अपन बात करें, अशून्य अंक के दशमलव रहित राशियों में अशून्य अंक के दाहिनी, अशून्य अंक के दाहिनी और स्थित, या दाहिने कर देते हैं, अशून्य अंक के दाहिने और स्थित
दशमलव रहित राशियों में अशून्य अंक के दाहिने और स्थित सभी शून्य नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। सभी शून्य सार्थक अंक में शामिल नहीं होंगे, यानी कि नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। कैसे? 200 है तो इसमें सार्थक अंक की जो संख्या होगी वो होगी 1। तो मैंने क्या कहा, दशमलव रहित राशियों में ऐसा हो रहा है। अब आपको अक्सर अभी तो अपने एग्जाम्पल देखा था 3040, उसमें तो जो लास्ट का जीरो था 40 के बाद वाला, उसको भी तो आपने सार्थक अंक में काउंट किया था। लेकिन ध्यान रहे उसमें सार्थक अंक के लिए शर्त क्या थी कि वो राशि मापन द्वारा प्राप्त की गई हो। अपन को अगर मापन द्वारा प्राप्त हो रही है तो अपन ने उसे काउंट किया था, अन्यथा नहीं। फिर देखिएगा ये अपन ने ये पॉइंट देख लिया। एक एग्जाम्पल और देख लें, 51,851,800, ये मैंने लिख दिया है 51800। चलो एक जीरो और ले लेते हैं। अब बताइए इसमें सार्थक अंक कितने होंगे भाई? तो देखो भैया मैंने क्या नियम लिया है, दशमलव रहित राशियों में, दशमलव रहित राशियां हैं, अशून्य अंक के दाहिनी ओर, अशून्य अंक क्या है 2 है, इसके दाहिनी ओर स्थित सभी शून्य सार्थक अंक में शामिल नहीं होंगे। तो यानी ये भी, इसमें भी एक ही हुआ सार्थक अंक, और इसमें कितने हो जाएंगे फिर? ये 3 ही सार्थक अंक हो जाएंगे, क्योंकि ये भी शामिल इसके अंदर नहीं होंगे। तो देखो एक तो ये हो गया। नंबर छठा नियम, छठे नियम की अगर मैं बात करूं तो देखो संख्या 1 से कम हो, यानी दशमलव के रूप में हो। ये तो था दशमलव रहित और अब मैं बात कर रहा हूं दशमलव के रूप में हो। तो अगर मैं इसमें किस तरह से कह सकता हूं, संख्या 1 से कम हो, संख्या 1 से कम हो, संख्या 1 से कम हो तो दशमलव बिंदु, तो दशमलव बिंदु के दाहिने, तो दशमलव बिंदु के दाहिने यानी राइट साइड में संख्या 1 से कम हो तो दशमलव बिंदु के दाहिने, तो दशमलव बिंदु के दाहिने तथा अशून्य अंक के बाईं ओर, दाहिने तथा अशून्य अंक के, दशमलव बिंदु के दाहिने तथा अशून्य अंक के बाईं ओर, तथा अशून्य अंक के बाईं ओर उपस्थित सभी शून्य, उपस्थित सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। सार्थक अंक नहीं होंगे, या यूं कह सकते हैं सार्थक अंक में शामिल नहीं किए जाएंगे। जैसे 0.0048, कुछ भी संख्या लिख दो, 49 भी कह सकता हूं। अब देखिएगा क्या कह रहे हैं, 1 से कम है संख्या, बिल्कुल है, तो दशमलव बिंदु के दाहिने तथा अशून्य अंक के बाईं ओर, दशमलव बिंदु के तो दाहिनी तरफ है और अशून्य अंक के क्या है बाईं ओर स्थित सभी शून्य, यानी ये दोनों शून्य सार्थक अंक में शामिल नहीं होंगे। यानी कि इसमें सार्थकों की संख्या कितनी हो गई? 2, 4 और 8। तो ये दोनों जो नियम थे ये बता रहे हैं कि किस किस स्थिति के अंदर जो शून्य है वो सार्थक अंक में नहीं इंक्लूड होगा। तो सार्थक अंक में इंक्लूड होने के लिए शून्य के 3 नियम थे और नहीं होने के मैंने 2 नियम आपको बता दिए। यानी कि अपन ने पहला जो नियम था वो तो ये था कि सभी नॉन जीरो अशून्य अंक सार्थक अंक होंगे। फिर उसके बाद 3 नियम जो बताए थे उसमें ये बताया था कि किस किस स्थिति में जीरो सार्थक अंक होगा, 4 नियम हो गए।
और 2 मैंने ये बता दिया कि किस किस स्थिति में 0 यानी कि 0 है वो सार्थक अंक नहीं होगा, वो 5वां और 6ठा नियम आ गया। अब अपन बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7वां नियम वैसे अपन पढ़ चुके हैं। क्या बताया था मैंने कि 10 की घातों को सार्थक अंक में नहीं गिना जाता है। और एक नियम और अपन पढ़ चुके हैं, याद हो तो एक्सप्लेन मैंने किया था कि अगर मात्रक बदलने से भी सार्थकों की संख्या में फर्क नहीं आता है, तो वो 7वें और 8वें नियम बन गए हैं। वैसे तो नियम तो यही कंप्लीट हो गए अपने, एक तरह से अपन जान चुके हैं, सारे नियम जान चुके हैं। जो घात वाला नियम था वो भी अपन एक्सप्लेन कर चुके हैं, स्पेशल पॉइंट के रूप में लिख चुके थे। यहाँ ये भी अपन जान चुके हैं। तो देखो 7वां जो पॉइंट है उसमें मैं लिख सकता हूँ 10 की घातों को सार्थक अंक में नहीं गिना जाता है। 10 की घातों को सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं गिना जाता है। ध्यान रहे, जितने अधिक सार्थक अंक मापने में उतनी अधिक क्या होगी, शुद्धता होगी। जितने अधिक सार्थक अंक मापने में उतनी अधिक क्या होगी, शुद्धता होगी। 10 की घातों को सार्थक अंक में नहीं गिना जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ 1.61 10⁻⁻19 है, तो इसमें सार्थक अंक कितने काउंट किए जाएंगे भैया? देखो 10 की घात -19 है, ये तो सार्थक अंक में इंक्लूड होगा ही नहीं, तो ये क्या हो गया 1, 6 और 1, तो इसमें सार्थक अंक हो गए हैं 3। लास्ट एक नियम और अपन देख लें, 8वां नियम या अष्टम नियम भी कह सकते हैं। दशमलव की स्थिति बदलने से भी सार्थक अंक की संख्या नहीं बदलती है। दशमलव की स्थिति बदलने से सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या नहीं बदलती है। ये अपन क्लियर कर चुके थे जब मैंने क्या लिखाया था कि मात्रक बदलने से सार्थकों की संख्या नहीं बदलती है। वहीं अपन ने इस चीज़ को क्लियर कर लिया था। जैसे मेरे पास सपोज करो संख्या यो है 25.6, या मैं इसे लिख देता हूँ 2.56। इन दोनों में ही सार्थक अंक कितने होंगे वो देखिएगा, वही 3 होंगे। इसमें भी सार्थक अंक 3 होंगे, इसमें भी 3 होंगे। यानी कि दशमलव की संख्या बदलने से सार्थक अंकों की संख्या में कोई फर्क नहीं आएगा। अब अपन नोट लगा के एक पॉइंट और लिख दें। ध्यान रहे, गिनती की संख्या का जो भी परिणाम होता है उनमें सार्थकों की संख्या सदैव अनंत मानी जाती है। यानी कि जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, एक निश्चित जो मान होता है, उनकी सार्थकों की संख्या उनमें क्या मानी जाती है, अनंत मानी जाती है। क्यों है ऐसा? जैसे पाई है, पाई में सार्थकों की संख्या अनंत मानी जाएगी क्योंकि निश्चित मान है, अर्थात त्रुटि होने की संभावना उनमें क्या है, 0 है। तो एक फिक्स मान हो गया। मैं कहूँ क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट है, तो 20 है तो उसमें त्रुटि क्या होगी, 20 ही होंगे वो स्टूडेंट। तो भाई 20.5 तो होने से आधा स्टूडेंट तो कोई रहेगा नहीं। मैं कहता हूं कि क्रिकेट की टीम के अंदर 11 खिलाड़ी हैं, तो निश्चित है, फिक्स है, तो वहां सार्थकों की संख्या क्या काउंट की जाएगी, अनंत काउंट की जाएगी, इन्फिनिटी आएगी। तो ये पॉइंट अपन लिख लेते हैं नोट लगा के अलग से कि गिनती की संख्या का परिणाम सदैव एक निश्चित संख्या होती है, जो काउंटिंग जहां पर भी होगी। गिनती की संख्या का परिणाम गिनती की संख्या का परिणाम सदैव एक निश्चित संख्या यही वो कह सकते हैं अपन एग्जैक्ट नंबर होती है। यानी कि एग्जैक्ट नंबर होती है, एक निश्चित संख्या होती है। और निश्चित संख्या होती है उसमें सार्थक अंक कितने माने जाएंगे, अनंत, जिसमें अनंत सार्थक अंक माने जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर माने जाएंगे। अब देखो ये अपने लिख दिया, जैसे क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी हैं,
भाई क्रिकेट टीम के अंदर 11 खिलाड़ी होते हैं तो फिक्स संख्या है भाई। ये क्रिकेट टीम के अंदर यूँ कह सकता हूँ खिलाड़ियों की संख्या 11 है। क्रिकेट टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 11 है। तो इसका मतलब इसमें सार्थक अंक कितने लिए जाएंगे? अनंत लिए जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ पाई है, तो पाई में भी सार्थक अंक कितने होंगे? अनंत होंगे। पाई क्योंकि एक निश्चित संख्या है, कोई भी कांस्टेंट संख्या आ जाए। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कह दी जाए, कक्षा में स्टूडेंट नंबर, जैसे मैं कहता हूँ कक्षा में स्टूडेंट नंबर जो भी है उसमें भी सार्थकों की संख्या क्या ली जाएगी? इन्फिनिटी ली जाएगी, अनंत आ जाएगी। तो यहाँ अपन ने क्या देखा कि सार्थक अंक ज्ञात करने के जो नियम थे वो अपन ने जान लिए हैं। अब अपन इसमें जानेंगे सार्थक अंक से संबंधित अंकीय संक्रियाओं के नियम। वे किस तरह की अंकीय संक्रियाएं उसकी होती हैं। तो देखो आपने गौर किया होगा कि मैंने क्या बताया कि सार्थक अंक ज्ञात करने में सबसे पहला नियम तो मैंने ये बताया कि सभी अशून्य अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। फिर उसके बाद 3 नियमों के अंतर्गत मैंने बताया था कि कहाँ कहाँ शून्य सार्थक अंक होगा, यानी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। फिर उसके बाद मैंने बताया कि कहाँ कहाँ शून्य सार्थक अंक में शामिल नहीं होगा। फिर 2 नियम अपने पास ये एक्स्ट्रा थोड़े से अपने लिखे थे जो कि एक रिजल्ट के रूप में अपने सामने बन के आ रहे थे कि 10 की घातों को सार्थक अंक में नहीं गिना जाएगा और दशमलव की स्थिति बदलने से भी सार्थक अंक नहीं बदलते हैं। एक अपन ने और जान लिया था कि अगर मात्रक बदलने से भी सार्थक अंक नहीं बदलते हैं। यहाँ अपन ने ये जान लिया। अब अपन इसकी गणितीय संख्याओं में यानी कि जोड़, बाकी, गुणा, भाग में सार्थक अंक किस तरह से यूज हो रहे हैं उसको और अपन अब जानते हैं। और ये भी अपन ने लास्ट में जाना कि जो एग्जैक्ट नंबर होते हैं, जो एग्जैक्ट नंबर होते हैं उनमें भी सार्थक अंकों की जो संख्या है वो क्या मानी जाएगी? इन्फिनिटी, अनंत मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी? क्योंकि निश्चित उसमें त्रुटि तो 0 है। अब देखिएगा नेक्स्ट जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है सार्थक अंक से संबंधित अंकीय संक्रियाओं के नियम। सार्थक अंक से संबंधित अंकीय संक्रियाओं के नियम। तो इसमें नंबर 1 पहले अपन जान रहे हैं संकलन और व्यवकलन संक्रिया। संकलन यानी कि जोड़ना, व्यवकलन यानी कि घटाना संक्रिया। संकलन वे व्यवकलन क्रिया के अंदर कैसे क्या यूज करेंगे? तो देखिए इसका एक सिंपल सा नियम है कि जिन संख्याओं को अपन जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं उसमें दशमलव के बाद जितनी जो संख्या आ रही है काउंटिंग के अंदर उसमें से उनमें जो न्यूनतम जो वैल्यू है, मिनिमम है, उसी को अपन इंक्लूड करेंगे। जैसे पॉइंट के बाद 2 आ रहा है एक के अंदर, एक में पॉइंट के बाद 1 आ रहा है, तो अपन टोटल के अंदर जो योग होगा या जो अपन व्यवकलन करेंगे, घटाएंगे, तो उसमें क्या करेंगे? एक ही संख्या को शामिल करेंगे। ये सिंपल सा नियम है। तो देखिए ये नियम को अपन कैसे शब्दों में लिख सकते हैं वो चीज़ देखिएगा। संकलन व व्यवकलन के परिणाम में, यानी उसके परिणाम जो भी आ रहा है, संकलन व व्यवकलन के परिणाम में
संकलन व व्यवकलन के परिणाम में दशमलव के बाद उतने ही अंक रखते हैं, में दशमलव के बाद उतने ही अंक रखते हैं। संकलन व्यवकलन के परिणाम में दशमलव के बाद उतने ही अंक रखते हैं जितने की भाग लेने वाली किसी संख्या में, उतने ही अंक रखते हैं जितने की भाग लेने वाली, जो भी जोड़ या बाकी में भाग ले रही है संख्या, उतने ही अंक रखते हैं के परिणाम में दशमलव के बाद, परिणाम में दशमलव के बाद उतने ही अंक रखते हैं जितने की भाग लेने वाली किसी संख्या में, भाग लेने वाली किसी संख्या में, भाग लेने वाली किसी संख्या में दशमलव के बाद न्यूनतम अंक हैं। भाग लेने वाली किसी संख्या में दशमलव के बाद न्यूनतम अंक हैं। ये ध्यान रखने का है। संकलन व्यवकलन के परिणाम में दशमलव के बाद उतने ही अंक रखते हैं जितने की भाग लेने वाली किसी संख्या में दशमलव के बाद क्या है, न्यूनतम अंक है। देखो इसको अगर अपन देखें जोड़ करके, जैसे मान लिया कि 2-3 संख्याएं हैं, उनको अपन जोड़ रहे हैं। एक दे दी है मुझे 3.7 मीटर दी हुई है, एक इसको जोड़ना है। एक दे दिया मुझे 13.07, इसको मुझे जोड़ना है। एक संख्या और मुझे दे दी जाए, 3 संख्याओं को मैं जोड़ रहा हूँ, एक है 0.33। अब इनको अगर मैं ऐड करता हूँ तो आप क्या पाएंगे, देखो 7 और 3 10 की 0, 7 3 10 से 0, 1 3 3 6 और 7 और 1 ये अपने पास इसका योग आ रहा है। तो आप गौर कीजिए, इसमें दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 है। यानी इसमें दशमलव के बाद संख्या कितनी आ रही है, मेरे पास 1 आ रही है। इसमें कितनी आ रही है, दशमलव के बाद संख्या 2 आ रही है। और इसमें दशमलव के बाद संख्या कितनी आ रही है, 2 आ रही है, सॉरी 0.33। इसमें भी दशमलव के बाद की जो संख्या है वो मेरे पास ये संख्या आ रही है। तो मैंने क्या देखा कि यहाँ ये जो संख्याएं आ रही है कि दशमलव के बाद यहाँ तो आ रहा है 3.7, ये है 13.07 दशमलव के बाद। ये तो मैंने कहा है संकलन व व्यवकलन के परिणाम में दशमलव के बाद उतने ही अंक रखते हैं जितने की भाग लेने वाली किसी संख्या में दशमलव के बाद न्यूनतम अंक हैं। तो देखो भाई, यहाँ अपन क्या देखते हैं कि दशमलव के बाद इसमें न्यूनतम कितने आ रहे हैं मेरे पास, यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ, 1 ही आ रहा है न्यूनतम। तो इसका मतलब एक्चुअल में इसका जो परिणाम अपन लिखेंगे वो ये लिखा जाएगा 17.1, ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू लिखा जाएगा सार्थकों के रूप में। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल देखें अपन घटाने वाला। घटाने वाली संख्याओं में जैसे देख रहा हूँ कि यहाँ तो मैंने इसको प्लस किया है। अगर मैं घटाने वाली संख्या में देखता हूँ 4.587 है, 4.587 है। इसके अंदर से मैं इसे माइनस कर रहा हूँ 4.5 को। तो देखिए भाई, इसको अगर मैं इसमें से घटाता हूँ तो ये आता है 0.087। अब इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे पूर्णांकित करना पड़ेगा। इसमें आप देखो एक ही संख्या आ रही है, जबकि इसमें तो कितनी आ रही है, 3 आ रही है। इसका मतलब मुझे एक संख्या के रूप में इसे लिखना है। तो यहाँ 0.87 को मैं राउंडिंग ऑफ करूं, यानी इसको पूर्णांकित करना अपन जिसे कहते हैं, जो अपन नेक्स्ट टॉपिक यही पढ़ेंगे, अंकों को पूर्णांकित करना, क्योंकि बुक में सीक्वेंस थोड़ा आगे पीछे है तो अपन बुक वाले सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ अपन क्या देखते हैं कि 0.087 है, यानी इसको अगर मैं पूर्णांकित करता हूँ तो ये आएगा 0.1, यानी इसका आंसर ये आएगा और इसका आंसर ये आएगा। फिर अब अपन बात करेंगे इसके गुणा और भाग के रूप में, कि गुणा और भाग के रूप में किस तरह से अपन सार्थक अंक से संबंधित क्रियाओं का अपन क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं।
फिर अपन सीखेंगे इनको राउंड अप करना संख्याओं को, फिर इन पर आधारित जो आंकिक प्रश्न हैं उनको अपन हल करेंगे जो कि अपनी बुक में शामिल है।